जय हिंद मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो हमने देख लिया था, अपने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया था और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि उन 16 महाजनपदों में से सिर्फ एक मगध ही ऐसा होगा जो मतलब साम्राज्य के रूप में विस्तारित होगा। उसका मतलब विस्तार इतना हो जाएगा कि वो मगध साम्राज्य के रूप में जाना जाएगा। और उसके मैंने आपको कुछ कारण भी बताए थे कि उसके क्या कारण थे। एक तो वो गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में, मतलब गंगा बिहार वाले क्षेत्र में था। तो वहां आपके क्या नाम जी बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। जंगलों में से लोग क्या, जो मतलब राजा की सेना हुआ करती थी वो हाथी पकड़ के ले आया करते थे और वे उसका इस्तेमाल अपना युद्ध में किया करते थे हाथियों का। और फिर वहां लोहा खदानें थी, तो उन लोहे से मतलब वे आधुनिक हथियार बनाया करते थे, तलवार वगैरह बनाया करते थे। तो उनसे मतलब उनको युद्ध जीतने में काफी आसानी हो जाती थी, जो कि दूसरे राजाओं के पास ये सब नहीं हुआ करता था। थोड़ी उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बहुत मतलब थी। और जो मतलब उन्होंने अपनी वहां की राजधानी बनाई हुई थी राजगृह, वो उसकी मतलब राजगृह या गिरिब्रज जिसको बोलते हैं, वो अपना 5 पहाड़ों से घिरी हुई थी। इस वजह से उसको ज्योग्राफिकल कंडीशन भी बहुत प्रोटेक्ट करती थी मगध को। इस वजह से वो इतना फला फूला और अपना मगध साम्राज्य के रूप में विस्तारित हो गया। तो ये इसके मगध साम्राज्य के कारण थे कि क्यों ही बाकी मतलब और 16 महाजनपदों में से और जनपद क्यों नहीं इतने मतलब साम्राज्य के रूप में विस्तारित हुए, मगध ही क्यों हुआ। तो ये इसके कारण थे मगध के विस्तारित होने के। तो फिर इस पर अपना मतलब जब ये साम्राज्य के रूप में विस्तारित होने लगा तो हम इस पे अपनी 4 डायनेस्टीज पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको बताई थी, हर्यक, शिशुनाग, नंद और उसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं इस पे। तो हम अपना आज पहले इससे ही शुरू कर लेते हैं। आपका क्या नाम है, इससे हर्यक डायनेस्टी से। तो हर्यक डायनेस्टी हम देखते हैं सबसे पहले। हर्यक वंश, हर्यक वंश, इसका टाइम पीरियड आपका, इसका टाइम पीरियड 592 से लेके 412 ईसा पूर्व। अब आप मैंने पढ़ा ही दिया था 600 ईसा पूर्व, तो आपका वही था वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बाद आपका 608 साल के बाद अपना अपना हर्यक डायनेस्टी हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ा आप कनेक्ट कर पा रहे होगे हिस्ट्री को, जो कि मैंने आपको बताया था 2350 से। उससे पहले आपके मानव उत्पत्ति थी, उसमें 1 लाख आरंभिक काल से 1 लाख पूर्व पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण और फिर नवपाषाण। ये अपना 1 लाख से मतलब 23,500 तक आ जाते हैं। 23,500 से 17,500 तक आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर 1500 से लेके 620 तक आपका वो था उत्तर मतलब वैदिक काल। वैदिक काल के बाद हर्यक डायनेस्टी लगभग 592 से, तो लगभग 600 ईसा पूर्व ही है ये। तो हर्यक डायनेस्टी में हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं और यहां से आपकी हिस्ट्री कनेक्ट होती चली जाएगी, जो कि आपको मतलब अब एक कहानी के रूप में समझ में आने लगेगी। ठीक है दोस्त। और इसी के समकालीन आपके ये हुआ करते थे आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो ये हर्यक डायनेस्टी सबसे पहले इसको बोलते हैं पितृ हंता वंश कहा जाता है। इसको पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो भी उत्तराधिकारी बनेगा, अगला उत्तराधिकारी जो भी बनेगा, वो अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी पर बैठेगा। इसी वजह से इसको पितृहंता वंश कहा जाता है, सबसे पहली बात। और पितृहंता वंश कहा जाता है। और इसमें पहले मतलब इसका संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक, इसका संस्थापक आपका बृहद्रथ बताया गया है पुराणों में। बृहद्रथ बताया गया है पुराणों में। बृहद्रथ के बाद आपका जरासंध आता है। जरासंध के बाद आपका आता है इसका उत्तराधिकारी, वो आता है आपका भट्टी है। और इसका नाम बोधिश भी दिया गया है, जो कि इसका नाम ये जैन ग्रंथों में बताया गया है। जैन ग्रंथों में इसको बोधिश बोला गया है। बृहद्रथ ने इसकी स्थापना करी, जरासंध इसका पुत्र उत्तराधिकारी हुआ, फिर भट्टिया हुआ। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक
एक तो संस्थापक है और एक वास्तविक संस्थापक है। इसका वास्तविक संस्थापक आपका भट्टिये का पुत्र होगा, जिसका नाम था आपका बिंबिसार। ठीक है दोस्त, ये हो गया आपके भट्टिये के बाद आपका बिंबिसार आता है, और यहीं से हमको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है ज्यादातर, जो कि आपका बिंबिसार से मिलता है। ठीक है, और बिंबिसार से ही अपनी ये 592 ईसा पूर्व शुरू हो जाती है। उससे पहले ये पुराणों में बताए गए हैं, बृहद्रथ, जरासंध और भट्टिया जिसका नाम बोधिश भी है, ये आपके पुराने और ग्रंथों के हिसाब से बताए हैं मैंने। लेकिन पढ़ते हैं हम बिंबिसार से हैं। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद आपका उदयन, उदयन के बाद नागदशक आएगा, नागदशक के बाद उसकी हत्या कर देगा शिशुनाग, शिशुनाग वंश की स्थापना कर देगा। शिशुनाग का बेटा कालाशोक होगा, कालाशोक और उसके 10 पुत्र होंगे, उनकी हत्या करके महापद्मनंद नंद डायनेस्टी का बैठ जाएगा। तो ये इसका मतलब वे है थोड़ा सा पढ़ने का। तो जरासंध के ऊपर एक कहानी बताई जाती है कि बृहद्रथ को पुत्र नहीं हो रहा था, तो एक ऋषि आए और उन्होंने बृहद्रथ ने उनसे कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, मेरा आगे वंश नहीं चलेगा। तो उन ऋषियों ने मतलब बृहद्रथ को फल दिया एक, और फल को उसने कहा कि अपनी रानी को खिला देना। तो उन्होंने उस रानी को अपना मतलब 2 रानियां थी, दोनों रानी को आधा आधा फल खिला दिया। ये कहानी दी जाती है, मतलब थोड़ी सी हाइपोथेसिस लगती है, परिकल्पना लगती है मुझे तो जैसे उन्होंने आधा आधा फल उन्हें खिलाया तो दोनों को आधा आधा पुत्र हुआ। आधा आधा पुत्र हुआ तो ये मतलब उस आधे आधे पुत्र का क्या करते, ये जंगलों में उसे फेंक आए। तो फिर वहां बताया जाता है कि जरा नाम की एक राक्षसी आई, उसने आधे आधे हिस्से को उठाया और जोड़ दिया, जिससे जरासंध बन गया। जरासंध के बाद उनका पुत्र भट्टिया हुआ, फिर बिंबिसार आ गया। अब हम जो पढ़ेंगे बिंबिसार से पढ़ेंगे अपना। और मैं आपको बता दूं, मगध साम्राज्य आपका उत्तर में गंगा तक फैला हुआ था, और आपका इधर पूर्व में चंपा तक था, और दक्षिण में अवंती वाले रीजन, मालवा वाले रीजन तक इनका विस्तार हो चुका था, और वेस्ट में पश्चिम की तरफ आपका ये सूरसेन वाले रीजन तक, मथुरा वाले रीजन तक इनका शुरू में विस्तार हो चुका था। फिर इतना विस्तार हो जाएगा जो कि मगध की गद्दी पर बैठेगा कि एक दिन अखंड भारत के रूप में ये, मतलब अशोक के आते आते अखंड भारत के रूप में ये बदल जाएगा। इतना विस्तार हो जाएगा इसका। तो ये हो गई हर्यक वंश की बेसिक सी जानकारी। इसके बाद हम बिंबिसार से लाइन वाइज पढ़ेंगे। बिंबिसार से पढ़ना शुरू करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं अपना बिंबिसार से लेकर। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं अपना बिंबिसार से पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि आपको किताबों में भी मिलता है। ये मैंने थोड़ी सी आपको बेसिक सी जानकारी दे दी थी। और आपको एक बता दूं, बृहद्रथ इसका वास्तविक संस्थापक नहीं था, मगध साम्राज्य पर राज करने वाला पहला राजा हुआ था, और आखिरी राजा भी इस पर मौर्य डायनेस्टी का जो होगा, आपका मौर्य डायनेस्टी का भी आखिरी राजा आपका बृहद्रथ ही होगा, जो मतलब मगध साम्राज्य पर बैठेगा, और पहला राजा भी बृहद्रथ है। तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें बिंबिसार। बिंबिसार जिसका कार्यकाल हर्यक वंश का शुरू होगा, तो वास्तविक संस्थापक है। तो 592 ईसा पूर्व से आपका ये करेगा 460 ईसा पूर्व तक, 460 ईसा पूर्व तक करेगा। ठीक है दोस्त, 460 से आपका नहीं, ये आपका गलत हो गया। ये यहां पे भी गलत हो गया आपका। ये आपका 544 से शुरू हुई थी आपकी डायनेस्टी। ये 544 ईसा पूर्व से, और यहां भी सही करता हूं, ये आएगी आपकी 492। ठीक है भाई, ये सही कर लेना दोस्तों। 544 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना हुई थी। 544 से 492 ये बैठेगा आपका बिंबिसार, और 492 से 460 तक आपका वो बैठेगा इसका पुत्र अजातशत्रु, और 460 से 444 आपका वो बैठेगा उदयन, और 460 से 412 इसके 3 पुत्र होंगे उदयन के, नागदशक, अनिरुद्ध और मुंड, उनके बीच होगा। फिर उनकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाएगी।
सबसे पहले बिंबिसार आ गया, और इसका उपनाम बता देता हूं। उपनाम उपनाम श्रेणिक था इसका जैन ग्रंथों में। उपनाम, और राजधानी इनकी, राजधानी जो कि थी इनकी राजगृह या गिरिब्रज। राजगृह या गिरिब्रज, ये इनकी राजधानी हो गई। ठीक है भाई। इसने 15 वर्ष की आयु में गद्दी संभाल ली थी। 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, और 52 वर्षों तक राज किया। 52 वर्षों तक राज किया। ठीक है भाई, ये हो गया इसका। और देख लो, इसमें से माइनस करोगे आपके 52 वर्ष ही बैठेंगे। ठीक है, उपनाम हो गया। और ये कूटनीति में या मतलब राजनीति में इतना निपुण था जिसकी कोई हद नहीं थी। सबसे पहले ये एक पद्धति अपनाएगा, विवाह के साथ राज्य विस्तार की पद्धति या फिर दोस्ती के साथ राज्य विस्तार की पद्धति। मैं सबसे पहले लिखवा देता हूं, राज्य विस्तार के लिए, विस्तार के लिए दोस्ती और विवाह पद्धति अपनाएगा। ठीक है दोस्त, 3 विवाह करेगा। एक तो कौशल की राजकुमारी से करेगा, प्रसेनजीत की बहन से, दूसरा आपका लिच्छवी की राजकुमारी से करेगा, और तीसरा आपका मद्र की राजकुमारी से करेगा, पंजाब वाले रीजन से। ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएंगे इसके 3 विवाह, और तीनों विवाह से अपने राज्य विस्तार कर लेगा। अब बेसिकली सी बात है, मतलब कोई अपने दामाद पर या मतलब अपने रिश्तेदार पर जब उनसे विवाह कर लेगा तो हमला करने में एक बार के लिए हिचकिचाएगा। आज के टाइम में भी देखा जाता है, मतलब आपके घर में आपके मतलब कोई दामाद आता है तो उसकी कैसी आवभगत होती है, ऐसा ही उसी टाइम पे हुआ करता था। तो मतलब दामाद बन जाएगा उनका, या जिस राज्य पे ये अपना जिस राज्य पे मतलब ये अपना वर्चस्व नहीं स्थापित कर पाएगा, उससे मतलब ये दोस्ती इतनी गहरी कर लेगा कि मतलब वो इनडायरेक्टली वे में इसके अंडर में आ जाएगी बिंबिसार के। तो बहुत ही मतलब ये राजनीति में निपुणता। तो मैं इसके विवाह लिखवाता हूं। सबसे पहले पहला विवाह महाकौशल देवी या कौशला देवी से किया, जो कि कौशल राज की तो पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी, और इसे दहेज में यहां से काशी प्रांत मिला था। और दहेज में या भेंट स्वरूप जो भी मान लो आप, और दहेज में काशी प्रांत मिला था। जहां से मतलब इसे उस समय 1 लाख की वार्षिक आय हुआ करती थी। जो काशी इसको मतलब भेंट में या दहेज में मिला था, उस समय 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय इसे काशी से हुआ करती थी। जहां से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष आय थी। ठीक है दोस्त, दूसरा विवाह करेगा ये लिच्छवी की राजकुमारी चेटक की बहन से करेगा, वो चेटक की पुत्री से करेगा। चेटक की बहन का विवाह मैंने आपको बताया था कि किसके साथ हुआ था,
आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना मुझे कि चेटक की बहन का विवाह किससे हुआ था और किसकी वे माता लगती थी। मैंने आपको बताया, ये आज से मतलब 2 क्लास ही गई होंगी, उसी में आपको बताया मैंने चेटक की बहन बहन का विवाह किससे हुआ था। तो चेटक की पुत्री से विवाह करेगा लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी चेटक की पुत्री से विवाह करेगा। और तीसरा विवाह करेगा ये पंजाब में मद्र की राजकुमारी, मद्र की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करेगा। ये 3 विवाह इसने किए और इनडायरेक्टली वे में अपने 3 राज्य मतलब अपने अंडर में ले लिए। कौशल राज्य अपना लिच्छवियों का, और अपना ये आपका मदर वाला रीजन, पंजाब वाला रीजन। ये 3 राज्य मतलब इनडायरेक्टली वे में इसके अंडर में आ जाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं दोस्ती इसकी किस किस से अच्छी थी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। विवाह तो मैंने आपको कराई दिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। ये पॉइंट मैं मिटा देता हूं, अभी बिंबिसार की हमें थोड़े से पॉइंट और रह गए, वे और लिखने हैं। तो आशा करना होगा दोस्तों हिस्ट्री अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी, क्योंकि अब कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, अब बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब 3 विवाह हो गए। 3 में से इसे जो चेटक की राजकुमारी थी, चेटक की राजकुमारी चेलना, जिसको छलना भी बोलते थे, चेलना या छलना से पुत्र अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु हुआ, ठीक है भाई। और बिंबिसार ने जब अंग राज्य को जीत लिया, उसके बाद अजातशत्रु को वहां का राज्यपाल नियुक्त कर देगा। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर अजातशत्रु को वहां का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। राज्यपाल बनाया, ठीक है भाई, वहां का राज्यपाल बना दिया, ठीक है। अब पुत्र भी हो गया और राज्यपाल भी बन गया ये, और चलना होगी मंत्री की। अब इसकी दोस्ती देख लेते हैं। अवंती का राजकुमार था चंड प्रद्योत। अवंती के राजकुमार घनिष्ठ मित्रता थी और इसके इलाज के लिए और महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए ये अपने राजवैद्य जीवक, इनका राजवैद्य जीवक हुआ करता था, चंड प्रद्योत के इलाज के लिए ये इसको वहां भेजेगा, अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए। अवंती के राजकुमार से घनिष्ठ मित्रता थी और चंड प्रद्योत जो कि आपका अवंती का राजकुमार था, चंड प्रद्योत और महात्मा बुद्ध जब बीमार हो जाएंगे उनके इलाज के लिए ये अपने राजवैद्य जीवक को भेजेगा। और महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजेगा, इलाज के लिए भेजेगा, ठीक है दोस्त, चंड प्रद्योत। और फिर होता क्या है, अब इसकी मृत्यु पे भी डिस्प्यूट है थोड़ा सा, और ये मतलब इससे इतनी घनिष्ठ मित्रता थी
जब अजातशत्रु अपने पिता को मार देगा बिंबिसार को, तो ये इस पर आक्रमण तक कर देगा इस पे। और प्रसेनजीत जो कि मैं आपको बताया था महाकौशला या कौशल देवी का भाई था, वो भी इस पे हमला करेगा, लेकिन ये दोनों को हरा देगा। जो अजातशत्रु को, वो मतलब इनका भी गुरु निकलेगा। तो भाई अब ये हो गया। अब इसके बाद आता है मृत्यु। बिंबिसार मतलब ऐसा हुआ, अजातशत्रु ये बताया गया है, मतलब बौद्ध जो भिक्षु हुआ करते थे उनके कांटेक्ट में आ गया। उन बौद्ध भिक्षुओं ने इसको इतना भड़काया कि इसने अपने पिता की हत्या कर दी। और लेकिन कुछ जैन ग्रंथों के अनुसार ये बताया गया है, महाबोधि वंश के अनुसार, कि क्या नाम जी राज मतलब ये आपका अजातशत्रु बिंबिसार को बंदी बना के ले आया था और जेल में बंद करके डाल दिया था। तो वहां बिंबिसार ने खुद जहर पीकर अपनी मतलब जहर पीकर मृत्यु अपनी ले हो गई थी उसकी। तो बिंबिसार को अजातशत्रु ने बौद्ध भिक्षुओं के कहने पर मार दिया। और महाबोधि वंश के अनुसार, महाबोधि वंश के अनुसार बिंबिसार ने कारावास में खुद को जहर देकर मार दिया था। खुद को जहर देकर मार दिया। तो कुछ ये भी तो दोनों मैंने आपको लिखा दिए हैं। और इसका 492 तक टाइम पीरियड था। तो 492 में इसकी 492 ईसा पूर्व में इसकी हत्या हो गई थी। दोस्तों अगर आप किसी किताब से भी पढ़ते हो हिस्ट्री में, एक हत्या और एक मृत्यु, दोनों वर्ड का ध्यान रखना। अगर जहां हत्या लिखी गई हो तो ये समझ जाना कि उसको किसी ने मारा था, और जहां मृत्यु हो तो समझ जाना या तो वो खुद मरा है, बीमारी के कारण मर गया। लेकिन अगर आपको जहां भी दिख जाए हत्या, तो उसके पीछे का कारण जरूर ढूंढना कि हत्या हुई है तो क्यों हुई है, किसने करी थी और क्या कारण थे। तो ये मैं आपको बता रहा हूं एक थोड़ा सा मतलब इफेक्टिव वे में स्टडी करने का तरीका, कि कैसे आपको स्टडी करनी चाहिए। और थोड़ा सा मतलब एक आपको ना थोड़ा सा थिंकिंग क्रिएचर बनना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी या एनडीए लेवल की तैयारी कर रहे हो तो हर चीज को मतलब खोजना पड़ेगा कि क्या कारण था, क्यों था, ये आपको देखना पड़ेगा। कारण जो कि मैं सोचता हूं खुद से, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा कि क्या क्या कारण रहते थे। तो ये स्क्रीनशॉट हो गया बिंबिसार के बारे में, सारे पॉइंट हो गए हैं। अब इसके बाद हम शिशुनाग को देखेंगे, क्योंकि इसका पुत्र शिशुनाग इसकी रबड़ बनाने के बाद अपना गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो अब आ जाता है आपका अजातशत्रु। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम अजातशत्रु को। अब मैंने अजातशत्रु आपको पहले भी बताया था, कहीं पढ़ाया था, याद करो कहां पढ़ाया था। 2A और 2 के मैंने आपको बताए थे जब मैं आपको बौद्ध काउंसिल पढ़ा रहा था। तो उसमें जो पहला ए था वो कौन था, अजातशत्रु ही था। और दूसरा ए अशोक था। और पहला ए आपका कालाशोक था और दूसरा आपका कनिष्क था। तो पहली संगीति आपके इसी के टाइम होगी, आपके अजातशत्रु के टाइम, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद। तो हर्यक वंश हम पढ़ रहे हैं अपना, और इसमें आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु उसका टाइम पीरियड हमने देखा था 444 से 92। तो 492 से इसका टाइम पीरियड है 460 ईसा पूर्व। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं। सबसे पहले इसका उपनाम, उनका उपनाम क्या था, बिंबिसार का श्रेणिक था, इनका है कुणिक। कुणिक उपनाम था। अभी शिशुनाग वंश का दूसरा संस्थापक आएगा कालाशोक, उसका काकवर्ण है और ये इसका कुणिक है। कंफ्यूज नहीं होना, लिख रहा हूं कालाशोक का है आपका काकवर्ण।
दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए एक साथ लिख दिया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और अजातशत्रु का कुणिक है। बहुत बार क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, कुणिक के नाम पे काला शोक लगाए हैं। ठीक है, कुणिक इसका उपनाम था। और मैंने आपको बताया था कि चंड प्रद्योत और प्रसेनजीत इस पर आक्रमण करेंगे अपनी मित्रता और संबंधों के कारण, जो कि बिंबिसार से थे। चंड प्रद्योत और प्रसेनजीत, प्रसेनजीत से युद्ध होगा और यह उन्हें हराएगा, यह उन्हें हरा देगा। ठीक है भाई। और प्रसेनजीत फिर क्या करेगा, अपनी पुत्री का विवाह इससे कर देगा, अपनी पुत्री का विवाह प्रसेनजीत इससे कर देगा, जो कि उसका नाम था वाजीरा। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, प्रसेनजीत कौन था, बिंबिसार का एक तरीके से मतलब वो लगता था साला, क्योंकि प्रसेनजीत की बहन जो कि आपकी महाकौशला है, कौशल देवी थी, उसका विवाह बिंबिसार से हुआ था। और प्रसेनजीत ने अपनी मतलब पुत्री का विवाह इससे कर दिया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजीरा, वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया, अजातशत्रु से किया। ठीक है दोस्त। और कुणिक नाम हो गया इसका। फिर आता है इसका ये मतलब लिच्छवियों पे, और एक इसका मित्र हुआ करता था अजातशत्रु का, वस्त्रकार। वस्त्रकार मतलब पॉलिटिकली राजनीति इतनी अच्छी तरीके से जानता था। जो मैंने आपको बताया था ना वज्जी संघ, 8 राज्यों का संघ हुआ करता था, उसमें फूट डलवा देगा। फूट कैसे डलवा देगा, 8 राजा हुआ करते थे अलग अलग, 8 राज्यों के अलग अलग राजा, तो उनमें जाकर फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाएगा, जो कि हमें सबसे एंशिएंट टाइम में हमारे मतलब इसमें देखी जाती है। अंग्रेजों से पहले मतलब जो सबसे पहले इस्तेमाल की थी वो वस्त्रकार ने की थी, ये बताया जाता है। तो उनमें फूट डलवा देगा और वज्जी संघ को भंग कर देगा। और वज्जी संघ जब भंग हो जाएगा तो कमजोर पड़ जाएगा और आपका अजातशत्रु उस पर विजय पा लेगा। और फिर लिच्छवियों पर ये आक्रमण करेंगे और वहां ये रथमूसल और महाशिलाकंटक 2 तरीके के हथियार, आधुनिक हथियार मतलब लाएगा और उनका इस्तेमाल करेगा। तो प्रसेनजीत की ये हो गया। अब ये पॉइंट लिख लेते हैं, अपने मित्र वस्त्रकार की मदद से वज्जी संघ को भंग करेगा और विजय पा लेगा, और विजय पा लेगा। ठीक है भाई। और फिर इसके बाद लिच्छवियों पर आक्रमण करेगा, लिच्छवियों पर आक्रमण करेगा, जहां पर यह 2 आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा, हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जो कि आपके थे रथमूसल और महाशिलाकंटक। रथमूसल और महाशिलाकंटक। ये बताता हूं ये किस प्रकार के हथियार थे, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आया हुआ है, रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किसने किया था। शिला माने होता है पत्थर, और आपने देखा होगा जो मतलब एक ऐसा रहता है गुलेल की तरह, उसमें पत्थर रख देते हैं और पत्थर रख के उस पर प्रेशर से फेंकते हैं तो किलो की दीवारें टूट जाती हैं उस पत्थर के लगने से। और रथमूसल आपने देखा होगा, रथ के आगे मतलब कुछ चक्र टाइप लगा दो और जैसे जैसे रथ चलेगा तो कटते चले जाएंगे जो सैनिक उनके मतलब विरोध में वो करते हैं। ये मतलब ये हथियार आपको मैं बताऊं
ये आपको बाहुबली मूवी में दिखाए गए हैं, रथमूसल और महाशिलाकंटक। और हाल फिलहाल में अभी PS1 पिक्चर आई है चोला डायनेस्टी के ऊपर, देखना अगर आपने देखी हो, मतलब उसमें थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताया गया है, तो उसमें भी इन हथियारों का इस्तेमाल दिखाया गया है चोलाओं द्वारा। तो ये महाशिलाकंटक और रथमूसल ये हो गई। और इसने मतलब 32 वर्षों तक शासन किया, 32 वर्षों तक शासन किया। और पुराणों के अनुसार मतलब 28 वर्ष बताए जाते हैं, 28 वर्ष लिख लो, ये 28 वर्ष पुराणों के अनुसार। ये पॉइंट मैंने इस वजह से लिखवाया क्योंकि दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, वरना तो आप यहां से भी निकाल लेते आपके 32 वर्ष। तो ये हो गया आपका मतलब अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु ने इतने ही काम किए हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी हत्या इसका पुत्र उदयन कर देगा। उदयन के बारे में पढ़ते हैं आप, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं उदयन को। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब आ जाते हैं हम अपना उदयन पे, जो कि इसका पुत्र था। और ये मैं पॉइंट आपको लिखा ही चुका हूं कि पहली आपकी बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम हुई थी, ठीक है, 585 के टाइम पर, वो 400। और फिर आपका हुई थी आपकी राजगृह में, और आपके महाकश्यप इसके वो हुआ करते थे अध्यक्ष। ये मैं आपको चारों संगीतियां अलग से लिखवा चुका हूं, ठीक है दोस्त। वो पॉइंट यहां भी हो जाता है। और बिंबिसार का पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपको बिंबिसार ने जब महात्मा बुद्ध आए थे तो उसने कौन सा वर्ण, वेणु वर्ण विहार दान में दिया था। कुछ पॉइंट जो यहां से वहां मिस हुए हैं वो वहां आ चुके हैं, और जो वहां से मिस होंगे पॉइंट बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, वो पॉइंट आपके यहाँ आ जाएंगे। तो कनेक्ट करते हुए चलना दोस्त, कैसे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। बिंबिसार वाला पॉइंट मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आपको वहां लिखा देता जब महात्मा बुद्ध के टाइम पर। और ये बौद्ध संगीति वाला पॉइंट मैंने अजातशत्रु में इसलिए नहीं लिखवाया आपको क्योंकि मैं पहले लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं उदयन। उदयन ये आपका 460 तक हो चुका था। तो ये 460 ईसा पूर्व से आपका 444 ईसा पूर्व, वो आपका 544 से पहला आपका 492 से 460 उदयन आ जाता है। उदयन ने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसने बस गंगा व सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। गंगा व सोन नदी के किनारे गंगा व सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक, पाटलिपुत्र को आपका कुसुमपुर भी बोलते हैं, कुसुमपुरा, इसको पाटलिपुत्र का उपनाम भी है कुसुमपुरा। गंगा व सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। बस इसका यही काम था और इसने कुछ नहीं किया, ठीक है भाई। राजधानी बना ली। और पाटलिपुत्र इसने क्यों स्थानांतरित कर दिया, पाटलिपुत्र नगर की क्यों स्थापना की। आपका राजगृह हुआ करता था गिरिब्रज, वो आपका पाटलिपुत्र से पहले हुआ करता था। लेकिन इसी के टाइम पर क्या होने लगा था, आपके हकामनी जो यूनानी हुआ करते थे और ईरानी हुआ करते थे, उनके आक्रमण शुरू हो गए थे। सिकंदर का आक्रमण भारत पर शुरू हो गया था। तो ये मतलब थोड़ा इधर थे, तो सिकंदर अपना मिडल ईस्ट से, मतलब मिडल एशिया से आपका इधर की तरफ बढ़ रहा था, इंडिया की तरफ। तो इसने अपना राजधानी उठा के पाटलिपुत्र स्थान कर ली, या पाटलिपुत्र अपना शिफ्ट कर ली। पाटलिपुत्र शिफ्ट करने का कारण ये था, ये गंगा नदी और ये सोन नदी के किनारे पे थे, मतलब संगम पे था यहाँ आपका पाटली, और पीछे से इसके पहाड़ थे, तो ये अपना सेफ हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि अगर आक्रमण होता है तो अपना नदियों के किनारे पर पहले तो पुल बना देते, और पुल पे लकड़ी का बहुत अच्छा पुल बना लेते, और बीच में इन नदियों में मगरमच्छ छोड़ दिया करते थे। अगर किसी का आक्रमण होगा तो वो गेट अपना उठा लिया करते थे, और किले का दरवाजा हो जाता था उससे बंद। अगर उसे छोड़ देते थे, किले का दरवाजा खुल जाता था और वो पुल उस पे नदी के ऊपर बीत जाता था। अगर कोई आएगा तो फिर इसमें नदियों में गिर जाएगा, नदियों में गिरेगा तो उसको मगरमच्छ खा जाएंगे। और किले की दीवार इतनी ऊंची ऊंची हुआ करती थी कि उनको भेद पाना या तोड़ पाना असंभव हुआ करता था। तो इस वजह से इसने पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी।
इसके बाद इसके 3 पुत्र हुआ करते थे। इसके 3 पुत्र, 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंड, या इसको मुंडक भी बोलते हैं, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक हुआ करते थे। और इन्होंने अब इसकी 444 में मृत्यु हो जाएगी, और 444 से आपकी अभी 412 तक ये डायनेस्टी रहेगी। तो 444 से आपका 412 तक ये इसके तीनों पुत्र रहेंगे। और इसका नाग दशक का अमात्य हुआ करता था शिशुनाग, और शिशुनाग इसकी हत्या कर देगा। नाग दशक का अमात्य शिशुनाग हुआ करता था। शिशुनाग, नाग दशक के अमात्य शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी, और एक नए वंश की नींव रखी, और नए वंश शिशुनाग वंश की नींव रखी, और नए वंश शिशुनाग वंश की नींव रखी। तो अब हम पढ़ेंगे अपना शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने भी इतने कुछ काम नहीं किए, मतलब 2-3 काम किए। उसके बाद आपका काला शोक आएगा, वो थोड़े से काम करेगा। उसके बाद महापद्मनंद आ जाएगा, नंद डायनेस्टी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी हर एक डायनेस्टी यहाँ पर आकर हो जाती है समाप्त, और इसके बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी, जो कि आपकी शिशुनाग ने शुरू कर दी। शिशुनाग के बाद काला शोक आएगा, और काला शोक के बाद उसके 10 पुत्र आएंगे। बस 10 पुत्रों में से वो 22 साल तक राज करेंगे, और वहां पर आपकी वो डायनेस्टी भी समाप्त हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अपना शिशुनाग डायनेस्टी पर। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम देखेंगे अपना शिशुनाग वंश, जो कि 412 से आपका होगी 344 तक। सबसे पहले शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसका टाइम पीरियड 412 में तो हर्यक वंश खत्म हो गया। 412 से ये हो गया आपका 344 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले इस पे मैंने बताया शिशुनाग ने उसकी हत्या कर दी थी आपके नागदशक की। तो सबसे पहले आता है इस पे शिशुनाग ही आता है। शिशुनाग का कार्यकाल है आपका, ये इसकी पूरी डायनेस्टी का टाइम है, और ये सिर्फ शिशुनाग का टाइम है। तो 412 से इसका होगा 394 ईसा पूर्व तक, ये इसका टाइम है। और वास्तविक संस्थापक है ये, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने आपका जो कि चंड प्रद्योत वहां हुआ करता था, अवंती वाला रीजन, जो कि बिंबिसार नहीं जीत पा रहा था अपनी दोस्ती के कारण, क्योंकि उसने वहां दोस्ती स्थापित कर ली थी। तो उसको जीतकर भी क्या फायदा होता। ये अवंती वत्स और कौशल वाला क्षेत्र, और कौशल वाले क्षेत्र को जीत लेगा। ठीक है भाई। और दूसरा इसके टाइम पर राज्य विस्तार इतना हो चुका था, मतलब अवंती वाला रीजन ये इस वजह से जीत लेता है। अब मतलब तब हो रहा था कि क्या नाम,
बिंबिसार ये चाहता था कि मेरे मतलब दोस्ती खराब ना हो, और दोस्ती खराब ना हो, दूसरा वो मतलब राजनीति अच्छे से जानता था, इस वजह से वो जानता था कि मेरी अगर इस राज्य से ही दोस्ती है तो इनडायरेक्टली वे में वो राज्य मेरे साथ है या मतलब मेरे अंडर है। तो इसने कहा अब हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे भाई, अब तो अपना सब मेरे अंडर आओ, जो भी जिसको भी मेरे से युद्ध करना युद्ध करो, मैं तो अपने अंडर लूंगा सारा। अब ये क्या करेगा, बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र, मालवा तक का क्षेत्र जीत लेगा। इतना बड़ा राज्य विस्तार ये अपने टाइम पर कर लेगा, और फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी आपकी 394 में, इसकी मृत्यु हो जाएगी 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर इसका पुत्र कालाशोक अब गद्दी पर बैठेगा। अब हम पढ़ेंगे कालाशोक के, जिसका उपनाम काकवण मैंने अभी आपको लिखवाया था। तो अब इसके बाद हम देखते हैं अपना कालाशोक। बस इसके बारे में इतने ही पॉइंट थे, शिशुनाग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अपना उस पर, कालाशोक पर। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब आता है इसका पुत्र कालाशोक। कालाशोक अब 2A 2K वाले उस पर आ जाओ। तो एक ए तो हम पढ़ ही चुके हैं, अजातशत्रु, और एक के अपना कालाशोक, और दूसरा ये आपका अशोक, और दूसरा के आपका आ जाएगा कनिष्क। तो अब आते हैं हम अपना उस पे, कालाशोक पे। कालाशोक पढ़ते हैं अपना। इसका टाइम पीरियड 394 में उसकी मृत्यु हो गई। 394 से इसका 28 वर्ष का शासन था, तो 394 से अब इसका हो जाएगा 366 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्त, ये हो गया इसका टाइम पीरियड। अब इसका उपनाम मैंने आपको बता ही दिया, वैसे एक बार और लिख लो, उपनाम काकवर्ण था, उपनाम काकवर्ण था। ठीक है भाई। इसके पिता ने जो कि आपका शिशुनाग था, उसने वैशाली को राजधानी बना लिया था। वैशाली से राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित करेगा। ठीक है भाई। अब पाटलिपुत्र को दोबारा राजधानी बना देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले राजगृह थी, राजगृह से पाटलिपुत्र की उदयन ने स्थापना की, तो उसको पाटलिपुत्र को बनाया। पाटलिपुत्र के बाद शिशुनाग आ जाएगा, तो शिशुनाग अपना वैशाली को बनाएगा, और वैशाली से फिर ये दोबारा स्थानांतरित कर देगा पाटलिपुत्र पे। तो ये क्रम ध्यान रखना। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मतलब मगध साम्राज्य पर राज करने वालों के मतलब उसका अपनी राजधानी के स्थानांतरित का क्रम बताइए। तो राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, और फिर से पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्त। द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के टाइम पे हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के समय हुई थी, इसी के समय पाटलिपुत्र में हुई थी ना। इसी के समय हुई थी। ठीक है भाई। नहीं, ये वैशाली में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। तो पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली, और तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी हुई थी आपकी कुंडलवन कश्मीर में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद हुई थी भाई। और फिर इसने ये बताया गया है, मतलब इसकी मृत्यु पर मतभेद है। ये बताया गया है कि बाण भट्ट की हर्षचरित के अनुसार, लिखवा देता हूं, बाण भट्ट की हर्षचरित के अनुसार, बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी है, हर्षचरित के अनुसार, बाण भट्ट के हर्षचरित के अनुसार मतलब ये एक दिन बाजार में घूमने के लिए निकला था। आपका क्या नाम है, कालाशोक। कालाशोक मतलब बाजार में घूमने के लिए निकला पाटलिपुत्र में। तो वहां पर चाकू मारकर महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी। बाण भट्ट के हर्षचरित के अनुसार पाटलिपुत्र के बाजार में महापद्म नंद ने
महापद्म नंद, जो कि आपका नंद वंश का संस्थापक होगा। ठीक है, महापद्म नंद ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। और दूसरा पॉइंट ये दिया जाता है इसमें, दूसरा पॉइंट ये दिया जाता है कि जैन धर्म का ग्रंथ है महाबोधि वंश। तो महाबोधि वंश के अनुसार ये बताया गया है कि क्या नाम है, इसकी हत्या नहीं, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया था उसके 22 वर्षों के बाद। इसके मतलब जो इसके 10 पुत्र थे उन्होंने राज किया। ठीक है भाई, तो महाबोधि वंश के अनुसार, महाबोधि वंश के अनुसार इसकी मृत्यु 366 तक ये रहेगा, 366 में रहेगा। और लेकिन इसका टाइम पीरियड शिशुनाग वंश का तो 344 तक है। तो ये एक तरीके से सही भी माना जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इसकी मृत्यु 366 ईसा पूर्व में हुई और उसके बाद इसके 10 पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया। क्योंकि भाई 22 वर्ष बच गए ना, 366 में मृत्यु होगी और आपका 344 तक अभी ये शिशुनाग डायनेस्टी चलनी है। तो 22 वर्ष हो गए ना आपके, 66 से 55, 55 से 44, हाँ आपके 22 हो गए। तो मतलब हुई और उसके बाद इसके 10 पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया और फिर महापद्म नंद ने मतलब अपने नंद वंश की स्थापना की। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आशा करता हूं आज की वीडियो बहुत आपको पसंद आई होगी और कंटेंट बहुत ही एकदम टॉप लेवल पे एग्जाम ओरिएंटेड था। तो कल इसके बाद देखेंगे हम महापद्म नंद मतलब नंद वंश की स्थापना कर देगा और फिर भारत पर विदेशी आक्रमण देखेंगे जो कि आपके हकामनी ईरानियों ने और यूनानियों ने सिकंदर ने किए थे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी मतलब उन दोस्तों से अपने शेयर कर देना जो कि आपके कॉन्टेक्ट में और इस फील्ड में तैयारी कर रही हूँ, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। और मतलब इतना कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से भी मतलब फालतू कई कंटेंट मैं आपको कराऊं जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे, आपको हमें कहने का एक भी मौका ना मिले। तो ठीक है दोस्तों, शेयर करना और थोड़ा सा हमारी मदद करना इस चैनल को ग्रो करवाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।